नमस्कार मित्रों, मैं हूं धोंडीबा केंद्रे, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, कैलाशवासी डॉक्टर शंकरराव सातव कला व वाणिज्य महाविद्यालय, कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र राज्य। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ओम केंद्रे। आज इस प्रथम अध्याय में हम काव्य का पहला हेतु प्रतिभा पर प्रकाश डालेंगे। आपकी तरह मुझे भी यह प्रश्न पड़ता है कि दुनिया में अरबों खरबों की तादाद में रहने वाले लोगों में से कुछ गिने चुने व्यक्ति ही क्यों काव्य रचना करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें ही हम कवि कहते हैं। इन कवियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति या क्षमता होती है जिस कारण से वे अपने अनुभूति की सशक्त एवं यथावह अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अनुभूति की सशक्त एवं यथावह अभिव्यक्ति केवल कवि ही क्यों कर पाते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सघन विचार एवं विमर्श हुआ है। काव्य हेतुओं को आसान भाषा में समझने के लिए हम संसार के व्यक्तियों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम है सहृदय व्यक्ति और दूसरे है असहृदय व्यक्ति। तो हमने देखा है हमारे संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के आनंद को देखकर स्वयं भी हर्ष से आनंदित होते हैं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी भी हो जाते हैं। कहीं मार्मिक या प्रसन्न वातावरण को देखकर उत्साहित होकर इनका मन हवा के साथ झूमने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को हम सहृदय व्यक्ति कहते हैं। सहृदय व्यक्तियों की उल्टी स्थिति असहृदय व्यक्तियों की होती है। दूसरों के सुख दुख से वे ना प्रभावित होते हैं और ना ही किसी मार्मिक वातावरण से इनका मन प्रभावित होता है। साहित्यिक दृष्टि से ऐसे असहृदय व्यक्ति को नीरस या पत्थर दिल इंसान कहा जाता है। सहृदय व्यक्तियों को हम फिर से दो उपभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वे जो अपने अनुभूति की सशक्त अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इन्हें ही हम कवि, लेखक या साहित्यकार कहते हैं। दूसरे वे जो अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। फिर प्रश्न यह उठता है कि इन कवि, लेखक या साहित्यकारों को काव्य रचना की प्रेरणा कहां से मिलती है? कवि की काव्य रचना करने की शक्ति को ही काव्य हेतु कहते हैं। काव्य निर्मिति के कारण ही काव्य हेतु कहलाते हैं। संस्कृत के आचार्य दंडी, रुद्र, कुंत और वामन आदि ने काव्य के प्रमुख चार हेतु बताए हैं। इनके अनुसार काव्य का प्रधान हेतु है प्रतिभा, दूसरा हेतु है निपुणता या व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास और चौथा और अंतिम हेतु है समाधि। लगभग सभी आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का प्रथम एवं प्रधान हेतु माना है। विद्वानों ने प्रतिभा को ईश्वर या सृष्टा द्वारा प्रदत्त जन्मजात संस्कार या गुण विशेष माना है। इसी कारण से अंग्रेजी में कहावत बनी है, पोएट्स आर बॉर्न नॉट मेड। कुछ प्रमुख विद्वानों ने प्रतिभा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं, जिस शक्ति के द्वारा काव्य की अनुकूल शब्दों की सृष्टि कर दी जाए वह प्रतिभा है। दूसरे आचार्य भट्टतोद के अनुसार प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, अर्थात कवि के मन में नवनवीन भाव भावनाओं की सृष्टि करने वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा कहलाती है। तो तीसरे आचार्य वामन ने प्रतिभा को
जन्म जन्मांतर से प्राप्त संस्कार माना है। आचार्य मम्मट, शक्ति कवित्व का बीजरूप संस्कार विशेष है, जिसके बिना काव्य प्रस्तुत नहीं होता है, और यदि होता है तो वह उपहासात्मक होता है। आचार्य कुंतक कहते हैं, पूर्व जन्म या संस्कारों के परिपाक से पुष्ट हुई विशिष्ट कवित्व शक्ति प्रतिभा कहलाती है। इन परिभाषाओं को समझने के पश्चात हम निर्विवादित रूप से यह कह सकते हैं कि काव्य की सृष्टि मात्र प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकते हैं। प्रतिभा के अभाव में काव्य सृष्टि करना असंभव सा लगता है। फिर आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो प्रमुख भेद किए हैं। एक है कार्यत्री प्रतिभा, जो मुख्यतः कवि से संबंधित होती है। कवि के मन में नवोन्मेषशालिनी भावनाओं को लाने का काम यह कार्यत्री प्रतिभा करती रहती है। दूसरी है भावित्री प्रतिभा, जो भावक या आस्वादक से संबंधित होती है। कार्यत्री प्रतिभा को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है सहजा, दूसरी है आहार्य और तीसरी है औपदेशिकी। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव है? संस्कृत आचार्य दंडी और मम्मट ही ऐसे 2 आचार्य हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है। अपना सकारात्मक मत व्यक्त करते हुए आचार्य दंडी कहते हैं, प्रतिभा के अभाव में निर्मल शास्त्र ज्ञान और प्रयत्नशील अभ्यास के माध्यम से भी काव्य का सृजन संभव है। दंडी के इसी सुर में सुर मिलाते हुए आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को काव्य का अनिवार्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना है। कुल मिलाकर इस अध्याय में उपयुक्त विवेचन के आधार पर काव्य हेतु प्रतिभा, इस प्रथम अध्याय में हमने यह जाना कि प्रतिभा काव्य का प्रधान और प्रमुख हेतु है। कवि को उसके जन्म जन्मांतर से प्राप्त संस्कार या गुण है। प्रतिभा के अभाव में महान या सार्वभौम काव्य की सृजना करना असंभव है। प्रतिभा का दूसरा प्रधान हेतु व्युत्पत्ति या निपुणता के बारे में जानने के लिए देखिए काव्य हेतु व्युत्पत्ति या निपुणता, दूसरा अध्याय। धन्यवाद।